हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 11वां लेक्चर लेने वाला हूं और मैंने 10वें लेक्चर में आप लोगों को जो है हड़प्पा सभ्यता की सोशल कंडीशन के बारे में बताया था, सामाजिक दशा कैसी थी और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आज हम आप लोगों को धार्मिक जीवन के बारे में बताने वाले हैं। रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के टाइम पे। तो आपको बता दें कि मूर्ति पूजा जो थी वो होती थी और मूर्ति पूजा में मात्र देवी की पूजा अधिक होती थी, मतलब मदर गॉडेस की पूजा अधिक की जाती थी। अधिकतर आपको जो सील्स, मोहरे या फिर किसी भी चीज़ में चित्रकारी या मिट्टी के बर्तनों में किसी भी चीज़ में अगर आपको टेराकोटा फिगरेंस मिट्टी की जो मूर्तियाँ थीं उसमें आपको मात्र देवी की सबसे ज़्यादा अवशेष मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे मात्र देवी की पूजा होती थी। और मैंने बताया भी था कि मात्र सत्तात्मक समाज था। तो लेकिन यहाँ पे मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर मंदिर के प्रमाण की बात की जाए तो ना ही लकड़ी के मंदिर, पत्थर के या ईंट के किसी भी प्रकार के मंदिर नहीं मिले हैं। हाँ, टेराकोटा फिगरेस मात्र देवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही मूर्ति पूजा होती थी, जो कि मात्र देवी की पूजा होती थी। शिव और शक्ति के उपासक थे, तो शिव और शक्ति की पूजा भी करते थे। पुरुष देवता में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो पूजा होती थी वो पशुपति शिव की पूजा होती थी, क्योंकि पशुपति शिव की मान्यता सबसे ज़्यादा थी और पशुपति शिव के अवशेष भी मिले। और इनकी मूर्ति पूजा को जैसा देखते हुए हम लोगों को यह आभास होना चाहिए, यह प्रतीत होता है कि उस टाइम पे जो लोग ये पूजा करते थे ये हिंदू धर्म को मानते रहे होंगे। और पशुपति शिव की पूजा में जो पशुपति शिव रहे होंगे उनके चारों ओर पशुओं से वो घिरे हुए थे। ऐसे जो है आपको अवशेष मिलते हैं। आपका चीता हो गया, हिरन, भैंस और हाथी, गैंडा, सांड, गाय के कहीं पे संकेत नहीं है। हाँ, लेकिन सांड के संकेत आपको मिलते हैं, हिरन के मिलते हैं, चीते के मिलते हैं। तो ये सारे पशुओं से पशुपति देव जो थे वो घिरे हुए थे। और आपको बता दें उस टाइम पे अगर वृक्षों की बात की जाए तो वृक्षों को भी ये लोग पूजते थे, जिसमें से आपका पीपल का वृक्ष की पूजा की जाती थी। और मैंने जैसा पहले भी बताया है कि एक स्त्री पेड़ फटा हुआ है, एक साइड में आपका डैगर लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दूसरे साइड में एक व्यक्ति भाला लिए हुए खड़ा हुआ है और जो है आपका बकरा लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि पशुओं की बलि दी जाती रही होगी। और पशुओं की बलि जब देते थे ये लोग, तो पशुओं की बलि देने के बाद में ये लोग क्या करते थे कि सुरा का पान करते थे और देवी देवताओं को सुरा का पान कराते थे और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे खुद। और आपको बता दें इनके सोशल कंडीशंस, जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छी समझ आती थी, वैसे ही इनका धार्मिक जीवन भी काफ़ी अच्छा था। और आपको बता दें यहाँ से विशाल स्नानागार आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अवशेष मिले हुए हैं। हवन कुंड के अवशेष मिलते हैं, जिसके चारों ओर वेदी, मिट्टी की वेदी बनाई जाती थी, जिसको वेदिका कहते हैं।
और आपको बताएं, सुरा का पान, जो सुरा मतलब वाइन का पान करते थे, देवी देवता को पहले चढ़ाते थे, उसके बाद में खुद उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। पशुओं को ये लोग पूजते थे। अगर बात की जाए, सांड की पूजा भी करते थे, जिसमें हम्ड बुल बाइसन को सबसे उचित मानते थे ये पूजना, जिसकी मुहर मिली है। और ये मुहर आपका बताएं मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। उसके बाद में जो है सर्प पूजा करते थे, मतलब सांपों की भी पूजा करते थे। तो और पीपल के वृक्ष की पूजा जो करते थे वो आपका मुहर के रूप में प्राप्त हुई है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मैंने मोहनजोदड़ो का जब बताया होगा, स्थल के बारे में बताया होगा, तो वहाँ पे बताया था। तो ये सारी चीज़ें इनके धार्मिक जीवन में जो है रिलीजियस कंडीशंस के बारे में मैंने बताया कि इनकी रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी। और अब हम इनकी रिलीजियस कंडीशंस के बारे में लिख लेते हैं। मंदिर की पूजा मात्र देवी की पूजा करते थे लोग। मात्र देवी की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे। शिव और शक्ति की बात की जाए, शिव शक्ति उपासना बोल सकते हैं, उपासक थे, क्योंकि उपासक थे। तो ये पूजा करने की बात हुई। और आपको बताएं कि इनके जो चारों ओर पशुपति शिव के चारों ओर जो आपके पशु रहे वो कौन कौन से रहे? तो हाथी हो गया, भैंस हो गया, हाथी, भैंस, सांड, और आपको बताएं गैंडा, चीता। ये जो है आपके हिरन भी रहा है, हिरन को भी लिख लो, हिरन। ये सारे पशुपति शिव के चारों ओर देखने को मिले हुए हैं। मुहर में देखने को मिलता है कि ये सारे पशुपति शिव के चारों ओर खड़े हुए हैं। और इनकी मूर्ति पूजा को जैसा देखा जाता है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हिंदू धर्म को मानते रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसी वजह से परेशानी होती है कुछ हम लोगों को की जानकारी जुटाने में कि वो कहना क्या चाहते थे। हाँ, लेकिन पुरुष देवता में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, या सबसे ज़्यादा पशुपति शिव को मानते थे, मान्यता मिली हुई थी। शिव शक्ति के उपासक थे, मात्र देवी की पूजा की जाती थी। और शिवलिंग आपका बोल सकते हैं, शिवलिंग और योनि की पूजा भी होती थी। शिवलिंग और योनि की पूजा भी की जाती थी। और यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और जैसा मैंने बताया कि पीपल के वृक्ष की भी, पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी।
वृक्ष की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा ये लोग करते थे। और बकरे को बकरे की बलि चढ़ाते थे। और बात की जाए तो सुरा का पान ये लोग करते थे। सुरा मतलब वाइन बोल सकते हैं, शराब, इसका पान करते थे। और करते क्या थे, देवी देवताओं को चढ़ाते थे, देवी देवताओं को चढ़ाते थे। और उसके बाद में ये सुरा का पान करते थे। सुरा का पान प्रसाद के रूप में स्वयं करते थे। और बताएं तो मिट्टी की जो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली, उसमें मदर गॉडेस मतलब मातृ देवी की चित्र देखने को मिलते हैं। मातृ देवी मतलब मदर गॉडेस। की मूर्तियाँ जो कि पक्की मिट्टी की होती थी मिली हुई हैं। और विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हुए हैं, जो कि धार्मिक दृष्टि से विशाल स्नानागार रहा है। हवन कुंड के बारे में भी अवशेष मिलते हैं। हवन कुंड के अवशेष, जिसके चारों ओर मिट्टी की वेदिका बनी होती थी। और बताएं तो सर्प पूजा भी होती थी। सर्प पूजा और पीपल के वृक्ष की, जैसे मैंने बताया कि पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। सर्प पूजा लिख लेते हैं, सर्प पूजा भी होती थी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पशुओं को बहुत ज़्यादा पूजते थे। पशुओं में जो है अगर देखा जाए तो सांड की पूजा सबसे अधिक करते थे। जैसा मैंने बताया कि सांड, और सांड में भी देखा जाए तो बाइसन से बोल सकते हैं, उसे सबसे ज़्यादा पूजते थे। हम्प्ड बुल, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी धार्मिक दृष्टि से था वो मैंने बताया। रिलीजियस कंडीशंस जैसी थी उस टाइम की, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसे आप लोग नोट करें। उसके बाद में हम आपको आगे इनके इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन करें। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए, देख लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी क्या थी। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक जीवन बोल सकते हैं, आर्थिक दशा बोल सकते हैं। इनका आर्थिक जीवन
अगर बात किया जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो व्यापार करते थे लोग बहुत ज़्यादा। और कृषि अगर देखा जाए तो कृषि में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कृषि मतलब खेती करते थे तो वो गेहूँ था, जौ दूसरे नंबर पे आता था, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, तिलहन, बाजरा, मक्का, ये सारे कृषि इनके मुख्य व्यवसाय थे। मुख्य व्यवसाय में कृषि आता था और कृषि में ये सारी चीज़ें ये उगाते थे। गेहूँ और जौ इनके मेन फसल थी, इनकी मेन जो खाद्य सामग्री थी। और अगर व्यापार की बात की जाए तो अधिकतम व्यापार जो किया है इन लोगों ने वो मेसोपोटामिया से किया है। मेसोपोटामिया से इंटरनल और एक्सटर्नल इंपोर्ट करते थे। अफ़गानिस्तान से बात की जाए तो चांदी का व्यापार करते थे। और दक्षिण भारत से अगर देखा जाए तो गोल्ड का व्यापार करते थे। राजस्थान से भी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोर्ट करते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल इंपोर्ट करते थे। व्यापार जो करते थे वो वस्तु विनिमय के आधार पर करते थे, मतलब चीज़ के बदले चीज़ या किसी वस्तु को दिया और उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते थे। ऐसा नहीं था कि रुपया का यूज करते थे। हाँ, ये था कि बंदरगाह से दूसरी जगह पर जब जाते थे तो जहाँ पे इनका सामान का चेंजमेंट होता था वो टोकन ये डाल दिया करते थे सामान में, उससे एक दूसरे का आदान प्रदान होता था। और जो बंदरगाह थे उसमें अगर मेन बंदरगाह देखा जाए तो आपका लोथल था, बालाकोट जो कि पाकिस्तान में, सुतकांगेडोर अफ़गानिस्तान। इन तीन जो बंदरगाहों से सबसे ज़्यादा आपका व्यापार होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। व्यापारी जो थे, जितने भी व्यापारी थे, व्यापारी क्या करते थे कि उर नामक स्थान पे जाके, जो कि ईरान में पड़ता है, और वहाँ पे जाके सामान की अदला बदली किया करते थे। वहाँ पे एक दूसरे से मिलते थे और वहाँ पे सामान का चेंजमेंट करते थे, एक दूसरे से बदलते थे सामान को। जिसको जिसकी ज़रूरत होती थी वो सामान उसको देता था और उससे अपनी ज़रूरत का सामान लेता था। तो आर्थिक जो जीवन था, आर्थिक दशा थी इनकी कुछ इसी टाइप की थी। सबसे ज़्यादा कृषि पे डिपेंड थे और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो व्यापार पे डिपेंड थे। देखते हैं, लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए, व्यवसाय कृषि था। अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो कृषि था और कृषि में गेहूं मेन फसल थी और गेहूं के बाद में जौ दूसरी इनकी मेन फसल थी। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, दलहन, तिलहन और आपको बताएं बाजरा, मक्का।
ये क्या थे, इनके मेन फसल थी। और अगर व्यापार की बात की जाए तो इनके अधिकतम व्यापार मेसोपोटामिया से होते थे, मेसोपोटामिया से होते थे। उसके बाद में अगर आपका देखा जाए तो बालाकोट, उसके बाद देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से चांदी लेते थे। अफ़गानिस्तान से चांदी का व्यापार करते थे। और दक्षिण भारत से सोने का व्यापार करते थे। राजस्थान से भी व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और ये सारा कुछ जो सामान का लेन देन था वो वस्तु विनिमय के व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। बात की जाए बंदरगाह जो थे उसमें मेन बंदरगाह लोथल मेन था, सबसे मेन लोथल ही था। बालाकोट दूसरे नंबर पे आता था, बालाकोट। और तीसरा बात की जाए तो सुत कांगेडोर जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ये आपका गुजरात में पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और सुत कांगेडोर अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ये तीनों बंदरगाह बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और जो व्यापारी थे, व्यापारी उर नामक स्थान पर मिलते थे। और उर आपका ईरान में है, इस बात को भी नोट कर लो। उर जो है वो ईरान में है। तो ये इनकी जो है आर्थिक दशा थी, आर्थिक जीवन था। और इसे आप नोट कर लें। नोट करने के बाद में हम आपको राजनैतिक दशा, पॉलिटिकल कंडीशंस इनकी कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। राजनैतिक दशा को देखा जाए, पॉलिटिकल कंडीशंस को देखा जाए तो व्यापारी वर्ग का शासन था। व्यापारी वर्ग का शासन, कुछ लोग
मानते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था। दोनों ही बहुत ही अच्छी कंडीशंस में अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों का बोलबाला था। समाज मात्र सत्तात्मक होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता है कि महिला व्यापारी नहीं रही होंगी, महिला व्यापारी भी रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे पर्दा प्रथा नहीं थी। वो सभाओं में भाग ले सकती थी। और आपको मोहनजोदड़ो से अगर देखा जाए तो एक सभा भवन का भी अवशेष मिला हुआ है। और राजनीतिक जीवन इसके संस्थापक माने जा सकते हैं। अगर आर्यों के आने का मत देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि आर्य, कुछ लोग बोलते हैं मध्य एशिया से आए। बहुत इतिहासकारों का मानना है आर्कटिक ध्रुव प्रदेशों से आए होंगे, तिब्बत से आए होंगे, सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब से आए होंगे। तो आर्यों के आने का मत अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो मत सबसे अधिक माना जाता है वो मैक्स मूलर का माना जाता है, मध्य एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक का कहना है आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए। दयानंद सरस्वती का कहना है तिब्बत से आए हैं। और अविनाश चंद्र दास का मानना है सप्त सिंधु प्रदेश से, मतलब पंजाब से आर्य रहे होंगे। और जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो मध्य एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया का माना जाता है। सेंट्रल एशिया में यूरेशिया के आसपास से यूराल पर्वत के पहाड़ के पास, जो कि यूराल पहाड़ यूरोप और एशिया के मध्य में, वहाँ पे क्या हुआ होगा कि कबीले रहते थे। और कबीले, ये भी एक कबीले ही रहे होंगे आर्य लोग, लेकिन वहाँ पे इनसे बलशाली कबीले आए होंगे और इनको मार के भगाना स्टार्ट किया होगा, जिससे ये लोग क्या किया कि वहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठा के भारत की ओर निकल पड़े। ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किए होंगे और भारत में आकर रहने लगे, जिससे सिंध सभ्यता के लोगों को भी मार के भगाया होगा इन लोगों ने, और तभी से सिंधु सभ्यता समाप्त हुई होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, तब तक आप इस क्लास को सही से पढ़िए, रिवाइज करिए और देन अगली क्लास में वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो राजधानियाँ जो बनी थी वो सबसे पहली और सबसे जो मेन राजधानी थी वो हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी और तीसरी कालीबंगा थी। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो थी वो समथिंग 483 किलोमीटर एक दूसरे के बीच की दूरी थी। लिपि को देखा जाए तो पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हाँ राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे और लेफ़्ट से राइट की ओर लिखते थे। पहले राइट से लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट से राइट, मतलब दोनों ओर लिपि को लिखा जा सकता था, लिखा जाता था। और अगर बात की जाए तो अगर इनके पतन की बात की जाए, क्योंकि इनका राजनीतिक जीवन हो चुका, धार्मिक हो चुका, आर्थिक हो चुका, हर एक दृष्टि से देखा जाए तो इनके सारे जीवन के बारे में मैंने बातें की। और अब इस सभ्यता के अगर पतन के कारण देखे जाए तो बाढ़ आई होगी। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आई होगी, इस वजह से यह सभ्यता बह गई होगी। और
कुछ लोगों का कहना है कि सूखा पड़ा होगा और सूखा पड़ने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ लोगों का कहना है अकाल पड़ने के कारण, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप आया होगा जिसकी वजह से सभ्यता ये नष्ट हो गई। भूस्खलन भी बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग ज़मीन का अनुपजाऊ होना, उर्वरा शक्ति उसमें न रह जाना, जिससे खाने पीने की चीज़ों को पूरा ना कर पाना, खाने पीने की चीज़ें जो थी वो पूरी नहीं कर पाए, और दिन भूख की वजह से मरने लगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि नदियाँ अपना रास्ता बार बार चेंज कर लेती रही होंगी, क्योंकि जितने भी स्थल रहे हैं लगभग सारे स्थल नदियों के तट पर बसे हुए थे, जिससे पानी की समस्या ना हो। और जब नदियाँ अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं तो फिर उससे परेशानी हुई होगी, उसमें आदमी मरने लगा होगा, जो व्यक्ति था वो मरने लगा होगा। तो बहुत लोगों का अनुमान लगाना सही भी हो सकता है कि नदियों ने बार बार अपने रास्ते बदले होंगे, जिससे उस टाइम के सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को परेशानियां हुई होंगी, जिससे धीरे धीरे उनका जीवन नष्ट होने लगा। जंगलों के समाप्त हो जाने का कारण भी हो सकता है। और बहुत लोगों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, आर्यों ने आक्रमण किया होगा, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। क्योंकि आर्य लोग भारत आए, आपके सप्त सिंधु प्रदेश में, पंजाब में, और उसके बाद में जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको मार भगाना स्टार्ट किया होगा, जिससे ये सभ्यता वहीं पतन की ओर जाने लगी और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो गया। तो राजनीतिक दशा के बारे में देखते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग का शासन था। व्यापारी वर्ग, मर्चेंट क्लास बोल सकते हैं। अगर दूसरी बात की जाए, पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेस्टली क्लास। और आपको बताएं कि मैंने बताया कि वहाँ पे महिलाएं भी व्यापारी रही होंगी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन का अवशेष मिला हुआ है। एक सभा भवन का अवशेष मिला। और बता दें आपको, राजधानियों के बारे में मैंने बताया है कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। दोनों राजधानियां थीं और कालीबंगा भी राजधानी थी। लिपि को देखा जाए, लिपि को देखा जाए तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखी जा सकती थी। अगर इस सभ्यता के पतन के कारण देखे जाएं तो सभ्यता के पतन के कारण तो पहला तो बाढ़ ही रहा होगा। सूखा भी बहुत लोग बोलते हैं,
अकाल पड़ा होगा, भूकंप आया हो सकता होगा, भूस्खलन, और अगर बात की जाए तो ज़मीन अनउपजाऊ हुई होगी, ज़मीन अनउपजाऊ हुई होगी, या नदियों ने रास्ता चेंज कर लिया होगा, नदियों ने बार बार अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे ये सभ्यता दिक्कत में आई होगी, या फिर जंगलों के समाप्त हो जाने के कारण हुआ होगा। जंगलों के समाप्त हो जाने के कारण हुआ होगा, या बोल सकते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण हो सकता है, आक्रमण के कारण हो सकता है। तो यह सारे आपके कारण हो सकते हैं इस सभ्यता के पतन के कारण। और अब हम अगली क्लास में आप लोगों को वैदिक संस्कृति के बारे में बताएंगे। वैदिक संस्कृति में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब नॉट ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति के द्वारा वेदों को नहीं लिखा गया है। और आर्य लोग